नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए 3 खास मेहमान हैं। बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि खाने के तेल का इंपोर्ट बिल 63% बढ़ गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 63% इंपोर्ट बिल। जो आप जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसका पैसा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 63% इंपोर्ट बिल बढ़ा है। मतलब इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो 63% बढ़ गया है। मतलब ज़्यादा पैसा विदेश गया है जो हम खाने का तेल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वॉल्यूम टर्म में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल के मुकाबले करीब 50,000 टन ही इंपोर्ट घटा है, लेकिन जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ इस पर डिटेल में बात करने के लिए मेहता जी जुड़े हुए हैं। मेहता जी, पहले तो आप ये बताएं कि 63% की बढ़ोतरी इंपोर्ट बिल में, इसके क्या मायने हैं सर? क्या संकेत हैं इंपोर्ट बिल में बढ़ोतरी के? क्यों इतना बढ़ा है? नहीं, देखिए, जहां तक क्वांटिटी का सवाल है तो क्वांटिटी तो सेम ही रही है, मगर जो लास्ट 6 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसें बढ़ती गई, उसके वजह से आज इंपोर्ट बिल काफी बड़ा है। एक सेकंड सर जी। तो आप कह रहे हैं कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तेलों के, तो लिहाजा जब महंगा तेल आप इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, और उसी का नतीजा है कि 63% ज्यादा इंपोर्ट बिल हमारा खाने का तेल का हो गया है। जी मेहता जी, कंटिन्यू करें सर। हाँ जी, और इसके वजह से ये तो लास्ट 6 मंथ नहीं तो नॉर्मली अपना जो भी लास्ट 5 साल का अगर बिल देखें तो कम से 70 to 75,000 करोड़ का बिल होता था। अच्छा, पहली दफा इतना बिल हुआ, वो भी एक 6 महीने की प्राइस राइज की वजह से। अगर यही प्राइस ये साल चालू रही, हाँ, नवंबर 2021 से अक्टूबर 2000, अच्छा, तो अगले साल आपको 150 लाख करोड़ का बिल हो जाएगा। और तो आज जैसे पहले क्रूड, बाद में गोल्ड और उसके बाद में एडिबल ऑयल का जो बिल है वो एक अलार्मिंग लेवल पे पहुंच रहा है। और गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि कैन वी अफोर्ड दिस लग्जरी। और हम एक ऑन वन साइड वी आर टॉकिंग कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, और अपना बिल बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये बात सोचने की बात मेहता जी आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि अलार्मिंग सिचुएशन है इंपोर्ट बिल को लेकर। आप जरा बताएं सर कि क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं जिसके जरिए इंपोर्ट बिल कम किया जा सके? इंपोर्ट, देखिए, इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं जब हमारा अपना खुद का उत्पादन बढ़ेगा, और ऐसा हुआ है। अगर आप देखें तो 2 साल पहले 150 लाख टन इंपोर्ट कर रहे थे, 2 साल में अपनी अच्छी पैदावार हुई है, और साथ में कोरोना वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इंपोर्ट की क्वांटिटी 130 लाख पे आ गई। अगर हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सके तो स्लोली डाउन द लाइन 10 साल में हम इंपोर्ट बिल जो आज 130 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पे 40-50 लाख टन पे लेके जाए। वो एक जरूरी है आत्मनिर्भरता के लिए, क्योंकि आज हमारी डिपेंडेंस 65% है। अच्छा। वो रिड्यूस करके आपको लाना पड़ेगा 20-25% तक ही, तो ही आपका बिल नीचे जाएगा। और इसके लिए जरूरी है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड जो प्रोग्राम है, जैसे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम स्टार्ट किया, गवर्नमेंट 11,000 करोड़ सैंक्शन किया है 5 साल के लिए। ऐसा ही नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड एडिबल ऑयल्स के लिए भी 10,000 करोड़ अगले 5 साल तक देना चाहिए, ताकि हमारा फोकस है कि उसकी पैदावार कैसे बढ़े, किसान को सही दाम कैसे मिले,
और उत्पादकता बढ़े। अगर ऐसा होगा तो हर साल एटलीस्ट 10-10, 15-15 लाख टन हम इंपोर्ट कम कर सकेंगे। अच्छा, हाँ जी। ये तो सर लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है, उत्पादन बढ़ना और उसके ऊपर फोकस करना। लेकिन अगर मान लीजिए इमीडिएट कोई कदम उठाना हो, क्योंकि आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं कि 63% आप समझिए, और आप कह रहे हैं कि दाम कम नहीं हुए तो इससे ज़्यादा आगे इंपोर्ट बिल होगा। इमीडिएट कोई सॉल्यूशन सर? उत्पादन तो ठीक है, जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है। तात्कालिक कोई सॉल्यूशन, तेल खाना कम कर दें या कुछ और? जो आपने सॉल्यूशन दे दिया, तेल खाने का कम कर दीजिए तो बिल कम हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है। देखिए, ठीक बात है। ये परिस्थिति ऐसी है कि बिना तेल हम चला नहीं सकते, तेल तो चाहिए। मगर एक चीज जरूर हुई है, इतना महंगा तेल होने से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कम से कम 5 लाख से 7 लाख टन का डिमांड कम हुई, वो हकीकत है। अच्छा, अगर यही दाम चलेगा तो नेचुरली थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, पर दैट्स नॉट एक्सपेक्ट। वो एक अपना डिजायरेबल नहीं है कि हम भाव बढ़ा के डिमांड कम करें। और हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन 17 किलो, वो भी कम है दुनिया में। अगर यूएसए की बात करें, यूरोप की बात करें तो 50 किलो पर ईयर है, पर कैपिटा कंजम्पशन है। अच्छा, इवन चाइना का कोई 25 से 26 किलो है। इवन हमारा नेबर पाकिस्तान का 18 से 19 किलो है। तो हमारा कितना है सर इंडिया का? ज्यादा नहीं, इंडिया का मेहता जी 17 किलो पर कैपिटा, 17 किलो। वहां भी काफी वेरिएशन है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न इंडिया में जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ, तो वहां 26 से 27-28 किलो है। अच्छा, और पंजाब और नॉर्थ, यहाँ उड़ीसा, बिहार, झारखंड में जाए तो वहां 10 किलो से ज्यादा नहीं है। तो वो भी बढ़िया काफी सर। फर्क है। अच्छा, तो बिहार के लोग कम तेल खाते हैं, ये अच्छा आपने बताया डेटा में। नहीं, बिहार के कम खाते एक चीज है, मगर वो भी है एफोर्डेबिलिटी। आप वो मत भूलिए। अच्छा, डोंट टेक एज अ प्राइड। एफोर्डेबिलिटी नहीं है। जहां अगर आप देखें, अगर जो मैं तो इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा हूं मेहता जी, कि वहां पर लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। नहीं, एडिबल ऑयल इज ऑल्सो न्यूट्रिशन। 1/3 एनर्जी शुड कम फ्रॉम द एडिबल ऑयल। तो ये जो गरीब आदमी है, तेल नहीं खा सकते, इसके वजह से है। तो इसके लिए जरूर उनको भी सही तेल की मात्रा मिले, ठीक बात, ताकि उसकी एनर्जी लेवल ठीक रहे, वो भी जरूरी है। हाँ, एक दफा 20-25 किलो के ऊपर चले गए, बाद में ज्यादा जरूरत नहीं है। पर आज की तारीख में हमारा भी जो डिफरेंस है वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का, वो काफी फर्क है। ठीक बात है। ये बहुत डिटेल। आप बिहार के हैं, आप बिहार के, मेरे को पता है। नहीं, ठीक बात है। मुझे पहले तो जो आपने डेटा बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ लोग हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं। लेकिन जब आपने आगे की कहानी बताई तो बड़ा दुख हुआ कि बताइए लोग वो तेल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी चिंता वाली बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल मेहता जी आपसे और, कि अभी जो पूरा तिलहन का मार्केट है, जो हालात अभी दिख रहे हैं, आपके हिसाब से, अगर मैं फिर वही सवाल जो कि मेरा बहुत रेगुलर क्वेश्चन होता है आप लोगों से, कि अभी अराइवल का सीजन है सोयाबीन का, उसके बाद भी बताइए दाम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तेजी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नहीं है, फंडामेंटल के खिलाफ है। आप एग्री करते हैं क्या इससे? नहीं, पहले एक देखिए, सोयाबीन के अराइवल नॉर्मली 12 से 13 लाख टन की होती थी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। ये साल 9 लाख से ज्यादा नहीं है। उसका 2-3 रीजन है। अच्छा, एक रीजन ये है कि एक्सपोर्ट में नॉर्मली ये साल में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था, तो अभी एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं है। सेकंडली, जो सोयाबीन मिल इंपोर्ट होके पड़ा है, वो भी आपकी डिमांड डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और थर्ड, आज डिस्पैरिटी है, सोयाबीन क्रशिंग में डिस्पैरिटी है। अगर मैं सोयाबीन लेके क्रश करूं, सोयाबीन के प्राइस आज 59,000 हो गया, 5,900। हाँ, और वो भाव में मेरे को सोयाबीन मील का क्या है, 45,000 है। पैरिटी नहीं बैठ रही है सर जी। तो वो भी एक वजह है। और तीसरा एक रीजन ये भी है कि जो भी माल आ रहा है इंडस्ट्री के पास नहीं आ रहा है, स्टॉक में जा रहा है। अच्छा, चाहे वो ट्रेडर हो, वो भी ले रहा है, जो बड़ा स्टॉकिस्ट है वो भी माल अभी ले रहा है। तो थोड़ा, और इसमें एक चीज जो आपने सही की, थोड़ा स्पेकुलेशन भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो इतना अच्छा क्रॉप होने के बावजूद हाँ, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? जब हम थोड़े दिन लास्ट महीने में जब इंदौर में मिले थे सोपा के कॉन्क्लेव में, हाँ, वहां भी एक बात क्लियर थी कि इतना अच्छा 12 मिलियन का क्रॉप है, हाँ, तो अपनी प्राइस 5,000 से 5,500 के बीच में रहनी चाहिए। अच्छा, विच इज कंफर्टेबल टू द कंज्यूमर एंड फार्मर।
क्योंकि अच्छा। आज एमएसपी 3950 है। हाँ। अगर उसको 25% ज्यादा मिला है तो उनके लिए कंफर्टेबल है। पर ठीक एक बात। चीज और भी हुए। हाँ नहीं, एक मिनट लेट मी। जी जी जी। लास्ट ईयर जो 1 लाख रुपया के दाम पहुंचे सोयाबीन का, हाँ तो किसान को ऐसा लग रहा है कि ये साल भी अच्छे दाम मिलेंगे, तो वो भी होल्डिंग कर रहा है। जिसकी कैपेसिटी है वो भी पकड़ के बैठा है, वो राइट। बेच नहीं रहा है। नॉर्मली 60% नवंबर दिसंबर जनवरी में और फरवरी तक में बेच देते थे, अभी नहीं हो रहा है। एरा स्लो है, किसान भी पकड़े बैठा है। वो उम्मीद करता है कि उसको 60, 70, 80,000 रुपए का दाम मिले, जो ओके। लास्ट ईयर 1 लाख रुपए तक पहुंचा था। लेकिन वो मेहता भी जी फैक्टर है। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग जब भी बात करते थे पहले, तो ये था कि जब किसानों के हाथ से माल निकल जाता था तब दाम बढ़ते थे। तो हमारा यही सवाल होता था कि ये दाम बढ़ने से किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो बड़ा अच्छा मौका है कि दाम ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा है तो अराइवल के टाइम पे हो रहा है। मतलब अभी अगर 6,000 का प्राइस है मान लीजिए स्पॉट का, या 5,900 का, तो ये सीधे किसानों को जा रहा है ये पैसा। नहीं, सही बात है। और ये साल आपकी सीजन भी लंबी चलेगी। नॉर्मली नवंबर टू मार्च अप्रैल तक में 60% क्रॉस हो जाता था। हाँ। और बाद की सीजन 40% रहता था। ये साल ऐसा लग रहा है कि सीजन जो क्रॉसिंग कम हो रहा है अभी, तो हो सकता है कि सीजन लंबी चलेगी। नवंबर टू मई जून तक आपको माल जितना चाहे इतना मिलता रहेगा, और बाद में स्लो डाउन होगा। एक तो सर $1,000,000 जो भी क्वेश्चन माल सर, पैदा हुआ है यही क्रॉस होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन सर, जो मैं हाँ जी। हर बार पूछता हूं आपसे कि खाने के तेल के दाम अभी बढ़ेंगे या घटेंगे? हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर होता तो जरूर जवाब दे देता। मगर एक चीज जरूर है, हमारी भी उम्मीद थी कि भाई दिसंबर के बाद भाव कम हो गए, क्योंकि अपना ग्राउंडनट का क्रॉप अच्छा है, हाँ। सोयाबीन का क्रॉप अच्छा है, मस्टर्ड का सोइंग इतनी अच्छे 30% ऊपर है, तो सारे फैक्टर पॉजिटिव है। मगर इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम नहीं हो रहा है। जो आज सारा सोयाबीन, सनफ्लावर, ये तो सीपीओ क्रूड पाम ऑयल सारा $1,400-1,500 के बीच में अभी भी चल रहा है। और आपने जैसा पहले भी बताया 65% इंपोर्ट पे निर्भर है, क्योंकि वहां मार्केट ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट ने 4 दफा ड्यूटी कम की, होपिंग के भाई कंज्यूमर को फायदा मिले। कंज्यूमर को इतना फायदा क्यों नहीं मिला? क्यों वहां भाव बढ़ते थे। तो इसके लिए जो आज जीरो ड्यूटी कर दिया सीपीओ सनफ्लावर है उसमें, फिर भी भाव नहीं कम हो रहा है। अभी गवर्नमेंट भी थोड़ा चिंतित है, कभी क्या करे। जितना उसके पास हथियार थे सब यूज कर लिया, जितनी लास्ट बुलेट थी ड्यूटी की वो भी फायर कर ली, और अभी भी भाव तो तेज ही है। और ये चिंता का विषय है, गवर्नमेंट के लिए भी चिंता का, तो इंडस्ट्री के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। जब इतने भाव है तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है और डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट बढ़ा है और शाम के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में तेजी आई है। राजीव जी, आप जरा बताएं कि गोल्ड में इस वक्त 226 रुपए की मजबूती है, 49,500 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड गोल्ड में लेना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड ने काफी समय के बाद 49,400 के एक रेसिस्टेंस को, बैरियर को क्रॉस किया है। मुझे लगता है और पोटेंशियल है यहाँ से 300-400 रुपये और ऊपर जाने का। तो गोल्ड में 100 रुपये की गिरावट भी अगर यहाँ पर देखने को मिलती है करेक्शन के तौर पर, मतलब 49,400 के आसपास खरीदारी कर इनिशिएट कर सकते हैं 49,750 के टारगेट के लिए। और मृत्युंजय जी, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 49,200 से नीचे का। अच्छा सचिन जी, आप बताएं कि चांदी में आज शाम के लिए कोई ट्रेड लिया जाए या वेट एंड वॉच, क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, अगर चांदी की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में अप्रोक्सीमेटली 5,000 पॉइंट्स का गेन जो है वो लोअर लेवल से देखने को मिल चुका है। ऑल्दो चांदी ने जो है अभी 2 दिन पहले काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 66,600 66,700 के आसपास थे, उसको ब्रेक किया है और फाइनली जो है वो हायर साइड में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, बिकॉज आज इवनिंग सेशन में कुछ डेटा भी है तो कुछ वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। कोई भी डिप मिलती है डाउन साइड में 200 से 250 पॉइंट की, यानी कि सिल्वर के प्राइसेस अगर 66,800 66,700 के आसपास मिलते हैं तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 66,000 का। हायर साइड जो एक्सपेक्टेशंस है वो 68,000 और 68,300 तक के टारगेट्स। ओके, तो ये राय आपकी है चांदी के ऊपर। चांदी का भाव अभी 490 रुपए ऊपर है और 67,000 के ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है।
चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है विजय का, पूछिए विजय। हाँ, दीपक है हमारे साथ, पूछिए दीपक। हेलो जी पूछें। सर, कोको खली और चने का फ्यूचर आगे 1-2 महीने में जानना चाह रहा हूँ, क्या लेवल दिखेंगे? चना तो खैर अभी चलिए फ्यूचर में जो नया ट्रेड आप ले ही नहीं सकते, लेकिन ठीक है कि प्राइस क्या होगा ये बताएंगे आपको। बताइए सचिन जी, कपास खली और चना ये दो कमोडिटी आगे क्या रुझान आपको लग रहा है? हाँ मृत्युंजय जी, जैसे कि आपने बताया चने में तो कोई फ्यूचर में ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बट अगर फिजिकल मार्केट में देखें तो हमें लग रहा है कि एक बार जो प्राइस है वो थोड़ा सा एक रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। हायर साइड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर हम ओवरऑल रेंज की हम बात करें तो 4900 से 5200 के आसपास के लेवल्स जो है वो चने में रहना चाहिए। ओके, सुनील है हमारे साथ जी। हाँ, कंटिन्यू करें सचिन जी। नेक्स्ट कमोडिटी जो थी वो कॉटन सीड ऑयल केक है। देखिए कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जो है डाउनसाइड मोमेंटम हमें अभी और नजर आ रहा है। हमें लगता है कि डाउनसाइड पोटेंशियल इसके अंदर जो है वो 2400 तक के लिए रह सकता है, तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस के साथ ही काम किया जा सकता है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 2500 का रहेगा। सुनील है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए सुनील। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए अनुज जी? अनुज जी आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है हमारा अच्छा राजीव जी आप बताएं सर। अनुज गुप्ता भी जुड़े थे लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बताएं राजीव जी। जी क्रूड में मृत्युंजय जी, देखिए क्रूड ऑयल में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट लग रहा है, थोड़ा माइल्ड बेयरिश है, क्योंकि थोड़ा सा डिमांड को लेके कंसर्न्स फिर से उभर रहे हैं, जैसे कि कोरोना के केसेस जो हैं यूरोपियन जोन में बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण ऐसे आशंकाएं जताई जा रही है कि डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। और प्लस यूएस की तरफ से भी देखिए जो यूएस का एक रिजर्व क्रिएट होता है, उसको रिजर्व को भी ओपन किया जा सकता है ड्यूरिंग विंटर सेशन, जिससे कि जो भाव है थोड़े से उनमें बढ़त में कटेल रहे। इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड गिरावट लगता है, बट थोड़ा ऐसा लगता है कि मृत्युंजय जी अपर साइड भी कैप रहेगा। 6115 के स्टॉप लॉस से बेच के चलना चाहिए 6075 पर 6000 के टारगेट के लिए। चलिए अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर मेरा राजीव कपूर जी सवाल है। निकल मैंने 5 लोड सेल किए हैं 1518 रुपए। 1518 पे? हाँ जी, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट बताइए राजीव जी। प्रवीण जी, स्टॉप लॉस आप अपनी एंट्री पॉइंट को ही बना के रख सकते हैं। आज इंट्राडे में एक बार बाजार 1518 के आसपास गया था और वहां से फिर फिसल गया नीचे में, तो 1518 को ही आप स्टॉप लॉस रख लीजिए और 1505 का एक टारगेट रखिए प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है, चलिए मुरली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मुरली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। एक्चुअली ये फरवरी अपने जी बिजनेस में ये फरवरी 15 तारीख को सुना था सर। हेलो। हाँ बोलिए। चांदी में बहुत बड़ी बढ़त होगी बोल के सुने थे, जून में 90,000 तक पहुंचेगा बोल के सुने, तो जब हम फरवरी 15 को सुन के फरवरी 17 को 50 किलो चांदी उठाया फिजिकल में। किस भाव पर? 69,700। चलिए खैर आपके भाव के आसपास आया है मार्केट, 67,000 के ऊपर इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है। बताइए सचिन जी, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? 69,000 पर इनकी बाइंग है चांदी में। जी डेफिनेटली इनको वेट करना चाहिए, बिकॉज चांदी ने काफी क्रूशियल लेवल्स का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है और हमें यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल 70,000 प्लस तक के भी लेवल्स नजर आ रहे हैं, तो पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 70,500 71,000 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करिए। ओके चलिए, और एक और महत्वपूर्ण खबर है गोल्ड को लेकर ये कि जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 2019 के मुकाबले 21 में 16% बढ़ा है। और आपको बता दें कि इस दौरान 31,241 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। ये डेटा है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। 2019 में 25,647 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 2019 से 2021 को इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि 2020 में तो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत
ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, लिहाजा 2019 से कंपेयर किया गया है तो उसके मुकाबले भी 16% का इजाफा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।